आज के नेक्स्ट पीरियड में हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य में तो कुछ पार्ट अभी अकबर का रह रहा था, पहले उसे कवर करते हैं। तो लास्ट पीरियड में मैंने जो बताया था, जैसे एक तो रह रहा था इसमें कि अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया था। और जैसे हम जानते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं कि अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। तो वो इसी की वजह से कहा गया क्योंकि बहुत सारी किताबें जो है ट्रांसलेटेड हुई फारसी की हिंदी में और हिंदी की फारसी में, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। उनमें से बहुत सारी किताबें हैं, जैसे सूरदास की है नल दमयंती है, तो बहुत सारी, कुछ के नाम लिखेंगे, कुछ के बस वर्बली सुनेंगे। एक लीलावती किताब है मैथमेटिक्स की, लीलावती, वो हम पढ़ेंगे आगे किसने लिखी है कैसे। उसका भी ट्रांसलेशन हुआ है फारसी में, फैजी के द्वारा हुआ है। और पंचतंत्र जो जानते हो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है, इसका दो बार ट्रांसलेशन हुआ है। एक बार किया था अबुल फजल ने, एक बार किया था हुसैन फैज के नाम व्यक्ति ने, हुसैन फैज नाम के व्यक्ति ने अलग नाम से किया है। महाभारत और रामायण तो हम जानते हैं। तो बहुत सारे लेखक अकबर ने बुलाए थे फारस से, यानी कि जिसे हम ईरान या पर्शिया कहते हैं, और वहाँ पे आके इन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट संभाला और बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेटेड किया। उनमें से कुछ जो विद्वान थे, उनमें से एक का नाम था नकीब खान, एक था अब्दुल कादिर बंदायूनी, अब्दुल कादिर बंदायूनी, और एक लिख लीजिए शेख सुल्तान। ये तीन जो है मुख्य नाम आते हैं, बाकी तो पूरी टीम थी दर्जनों की, ठीक। और जो हम कहते हैं कि रामायण और महाभारत का जो ट्रांसलेशन किया गया फारसी भाषा में, उनका जो मुख्य श्रेय दिया जाता है इन तीन लेखकों को ही दिया जाता है, ठीक है। फिर महाभारत का नाम हम पढ़ते हैं, जो हम कल डिस्कस भी कर रहे थे, रज़्मनामा पढ़ा जाता है, और इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, ए बुक ऑफ बैटल्स। ये इसकी मीनिंग है, युद्धों की पुस्तक, ए बुक ऑफ बैटल्स। उसके बाद अगर हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो फिर पंचतंत्र का नाम आ जाता है, जो पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध बुक है, जिसके राइटर हैं विष्णु शर्मा। और आपने पढ़ रखा होगा कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा बुक पढ़ी जाती है तो बाइबल है, लेकिन जो दूसरे स्थान पर है वो ये है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है, जो इसके ओरिजिनल राइटर है। अब इसका भी ट्रांसलेशन किया गया, क्योंकि जो बुक पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उसका ट्रांसलेशन ना हो वो भी अकबर के समय में, तो फिर तो एक अजीब सी बात होगी। तो सबसे पहले जो इसके संपर्क में था कौन थे, फैजी और अबुल फजल, जिन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड हुआ करता था वो। तो यहाँ नाम आता है अबुल फजल। और जैसे मैं पहले पीरियड में बता चुका हूँ कि बड़ा भाई कौन था, फैजी, और छोटा भाई कौन था, अबुल फजल। और फैजी कौन था, राजकवि हुआ करता था अकबर का। बात हो रही है अबुल फजल की। तो अबुल फजल ने इस किताब का ट्रांसलेशन किया फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में, और नाम रखा है अनवर सादात, अनवर ए सादात। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसका आप ध्यान रखिएगा कि अबुल फजल ने जब ट्रांसलेशन किया गया था, जब अनुवाद किया था पंचतंत्र का, तो उसका नाम क्या था, अनवर ए सादात। फिर एक दूसरे राइटर हैं जिनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया, हुसैन फैज। इन्होंने भी इसी बुक को ट्रांसलेटेड किया था, पंचतंत्र को ही दोबारा से, क्योंकि फेमस बुक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। और जिस नाम से इन्होंने किया उसका नाम है यार ए दानिश।
यार ए दानिश, इन्होंने किया है इस नाम से इस बुक का ट्रांसलेशन, यार ए दानिश। उसके बाद अगर हम और कुछ मुख्य बातें करते हैं तो मैं भी कह रहा था कि सूरदास के द्वारा रचित, सूरदास बहुत बड़े कवि थे, बहुत सारी इन्होंने किताब लिख रखी है, जब हम हिंदी में पढ़ते हैं सूर सागर, है ना, सूर साहित्य लहरी, बहुत सारी किताबें हैं। उनमें से एक है नल दमयंती, नल दमयंती, ये काफी फेमस बुक है। तो इसका फारसी में फिर अनुवाद किया गया नल दमयंती का, और नाम रखा गया इसका सहेली। सूरदास के द्वारा जो रचित बुक थी बच्चों, वो थी नल दमयंती, और इसका ट्रांसलेशन किया गया फारसी में सहेली के नाम से, और ये ट्रांसलेशन किया था फैजी ने, जो अखबार के नवरत्नों में शामिल था, जिसकी बात हम पहले पीरियड में कर चुके हैं। और साथ साथ में अकबर के राज कवि हुआ करते थे फैजी। उसके बाद अभी मैं कह रहा था कि एक बुक है विश्व प्रसिद्ध है, ये भी लीलावती। इतना तो शायद आप जानते होंगे, कोई पूछेंगे लीलावती जो पुस्तक है वो किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर है, गणित पर, मैथमेटिक्स, ये मैथ्स पर आधारित है लीलावती। और इसका भी अनुवाद किया था किसने, फैजी ने। इससे अलग कुछ और बुक हैं, जैसे आपने पढ़ रखी है राज तरंगिनी, पढ़ रखी होगी, पढ़ तो नहीं रखी होगी, सुन रखी होगी, मतलब राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी के लेखक कौन है, कल्हण, उसका भी अनुवाद किया गया, ठीक। और जो हमारे वेद हैं, वेद में चारों वेद तो नहीं, लेकिन जो एक अथर्ववेद है वो, और एक यजुर्वेद है वो, उनका भी फारसी में अनुवाद किया गया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी किताबों का अनुवाद हुआ किसके काल में, अकबर के काल में। इसलिए अकबर का काल कहलाया हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर। इस वजह से ऐसा है। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बुक लिखी हैं, इनका आप ध्यान रखें। उसके बाद ये तो हम जानते हैं कि जो मुगल थे इनके वंशज कौन थे, बोलिए। मुगल आए थे तो वंशज तो होंगे, या मुगल ही थे, जो ओरिजिनल ट्राइब थी वो मुगल ही थी। ये जो मंगोलिया का था चंगेज खान, और जो तैमूर लगाया था, उन दोनों इन्हें मंगोलिया से आए थे, जिन्हें मंगोल कहते थे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। तो जैसे बच्चे ने भी दो नाम लिए हैं, तो था चंगेज खान, सुनते हैं नाम, और एक तैमूर लंग। इन दोनों की ब्रांच है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, मंगोल। तो कोई पूछे आपसे कि मुगलों के पूर्वज कौन थे, तो आप क्या बोलोगे, मंगोल। और मंगोल कहाँ से आया, मंगोलिया से। मंगोलिया एक कंट्री है, देश है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मंगोलिया किसके ऊपर है, चाइना से ऊपर, ठीक है, और रशिया के नीचे, ठीक है। तो मंगोलिया पड़ता है, तो वहां से मध्य एशिया की बात हो रही है, सेंट्रल एशिया की, तो मंगोलिया याद रखिएगा। और मुगलों की जो भाषा थी वो क्या थी, फारसी, ये हम जानते हैं। मुगलों की जो भाषा थी वो पर्शियन थी, फारसी भाषा थी। ये मैं क्या बोल चुका हूँ। फारस का मतलब ईरान, जो आज का ईरान है। और ईरान में आज के समय में शिया है, सुन्नी है, शिया। और ये एक ऐसा देश है जो चारों तरफ सुन्नी से घिरा हुआ है, लेकिन ईरान में शिया। और शिया सुन्नी के बारे में थोड़ा आइडिया आप रखते ही होगी कि मुस्लिम धर्म में जो वाद विवाद है, इन दोनों ब्रांच में काफ़ी वाद विवाद है। तो इनमें से एक जो ब्रांच है मुस्लिम धर्म में, वो किसे मानती है, मोहम्मद साहब, और एक उनके दामाद जो अली थे, ठीक। तो इस तरह से उनकी मान्यताओं में थोड़ा सा फर्क है, जिसे लेकर वाद विवाद होता है। वो जो मुस्लिम धर्म समझाया जाएगा तब उसकी बात हो जाएंगे आगे। अब इससे आगे कुछ सन लिखवाने हैं, जो कल मैं पहले पीरियड में जो मैंने सिर्फ बोल दिया था, उसे सीक्वेंस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इम्पोर्टेंट जो है 11 पॉइंट निकल के आएंगे जो मुझे लिखवाने चाहिए एक सीक्वेंस में, ठीक। तो सबसे पहले आएगा 1562, 1562। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था अकबर के द्वारा। ये बात सिर्फ अकबर की बात होगी, दास प्रथा का अंत तो कई जगह हुआ है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, अकबर।
तो अकबर ने जो दास प्रथा का अंत किया था, एंड ऑफ स्लेव सिस्टम, दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 में। ये पहली इंपॉर्टेंट लाइन है जो हर एक स्टूडेंट को याद रहनी चाहिए, 1562। उसके बाद दूसरी लाइन आएगी, हरम दल का त्याग, या उसे छोड़ देना या उसे अलग हट जाना, सेपरेशन फ्रॉम हरम दल। और ये बात भी है 1562 की ही है। अब पहले थोड़े से समझ लेते हैं हरम दल क्या था। अब हरम तो शायद आप सुनते हो, समझते हो और समझते भी हो। हरम का मतलब होता है कि जैसे एक शासक हुआ करता था, मुस्लिम लैंग्वेज में बात करूं मैं तो क्या सुल्तान बोलना चाहिए, है ना। तो सुल्तान की कई कई रानियां हुआ करती थी। तो एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा कमरा जिसमें किसी गैर मर्द का प्रवेश वर्जित है, सिर्फ उसमें उसकी रानियां ही रहेंगी, उस विशेष कक्ष को हरम कहा जाता है। ये तो इस शब्द के मायने हुए। अब हरम दल क्या है, इसे अलग अलग इतिहासकारों ने अपने हिसाब से अलग अलग बताया है। बाकी जो कॉमन सी बात नजर आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई भी मुगल रहा हो, वो चाहे बहुत ही अच्छा रहा हो, बहुत ही बिगड़ा हुआ रहा हो, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं हरम दल का प्रभाव रहा है। हरम दल से मतलब राइटिंग कहना चाहूँ ऐशो आराम। अब ये बात है अकबर की, अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम पढ़ के आए हैं 1541 में हुमायूं की क्या होती है, शादी होती है, और 1542 में फिर अकबर का जन्म होता है। फिर 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है और उसका राज्याभिषेक होता है। तो जब से राज्याभिषेक होता है उस समय इसकी आयु लगभग होती है 14 साल के आसपास, तो बहुत छोटा है। इसलिए बैरम खान को इसका संरक्षक बना दिया जाता है कि जब तक ये लगभग 18-19 साल का ना हो जाए आप इसके आसपास रहो, इसकी रक्षा करो और शासन को अपने हिसाब से चलाओ। इसलिए हर समय बैरम खान ही आगे खड़ा मिलता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में भी बैरम खान ही आगे खड़ा मिला था, उसकी भी थोड़ी चर्चा होगी। अब जैसे ही 18 साल का होता है तो टच आ जाता है हरम दल के आसपास, मतलब ऐशो आराम, क्योंकि पैसे की कोई समस्या नहीं है, चारों तरफ जीत ही जीत मिल रही है और मुगल एम्पायर संभाल रखा है। तो एक पुस्तक में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अकबर के हरम में 5000 स्त्रियां थी, हुमायूं के हरम में 300 स्त्रियां थी, बाबर के हरम में 500 स्त्रियां थी, और जो हिंदू सेनापति है कौन, मान सिंह, उसका भी हरम था, उसके हरम में 1500 स्त्रियां थी। तो ये जो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हरम दल क्या होता है, एक ऐशो आराम का जीवन जीना। इस पीरियड को लगभग जब बैरम खान की मृत्यु होती है 1560 में, और लगभग अगले 4-5 साल यानी कि 1560 से 1565 के आसपास तक का जो शासन कहा गया है वो हरम शासन भी कहा गया है, पर्दा शासन कहा गया है। पर्दा शासन का मतलब कि अकबर फ्रंट पे नहीं है, अकबर दरबार में भी बहुत कम ही आ रहा है, अकबर कहाँ है, हरम में है, और सारा काम कौन कर रहे हैं, उसके मंत्री कर रहे हैं, बैरम खान कर रहा है, युद्ध लड़ रहे हैं। इसे पर्दा शासन भी कहा गया है इतिहास में। तो अगर मान लिया मुगल एम्पायर में कहीं पढ़ोगे पर्दा शासन क्या है, बस वो यही है। तो हरम दल का त्याग का मतलब यह है कि 1562 के आसपास ही थोड़ा सा मोह भंग होने लगा था, क्योंकि बैरम खान चला गया, मर गया था। अब इसे ऐसा लगा कि मुझे अब ये पूरा भारत जीतना, और नीति बनाने में तो निपुण था ही है, जैसे कि हम जानते हैं, और नीतियाँ भी ऐसी, कभी ये फ्रंट पे नहीं आया, फेस टू फेस में मुकाबला नहीं करा, पीछे बैठा रहा है और औरों को लड़वाता रहा है। मरेंगे तो कोई और, जीतेगा कौन, अकबर। एक विशेषता इसकी ये थी, बहुत शार्प माइंडेड था, पढ़ा लिखा था। हुमायूं जब ये छोटा था तो पढ़ना लिखना ऐसे बहुत अनपढ़ कहा जाता है, मालूम होगा था, वो कहा जाता है। इतिहास आप उतना ही पढ़ते हो जितना आपको पढ़ाया जाता है, बातें बहुत अलग होती हैं। किसी ने 5 लाइन लिख दी तो इतिहास वहाँ पे सिमट के नहीं रहता, वो तो एक की लेखनी है, उसने लिख दिया कि अनपढ़।
अब मान लिया मैं आपसे कह दूं कि भाई मैं अनपढ़ हूं, तो मेरे मायने ये हो सकते हैं कि मेरे पे कोई डिग्री नहीं है, लेकिन इसे ये मतलब थोड़ी मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। शब्दों में अंतर नहीं होता, वो होता है। अनपढ़ था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, अनपढ़ है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अनपढ़ तो जब होता है जब किताबों को फाड़ देता, जो थोड़ा बहुत साहित्य था वो भी बर्बाद कर देता। लेकिन उसे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल था इसका। इंटेलेक्चुअल मतलब किताबों से घिरे रहना, ज्ञानी लोगों के बीच में बैठना, तो जो माइंड है वो बंदे का डेवलप हो जाता है, वो उसी हिसाब से उसकी सोच हो जाती है। इसलिए तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इसलिए तो ट्रांसलेशन करवा रहा है। इसे क्या जरूरत पड़ी है ट्रांसलेशन करवाने की? ये चाहता है कि जो हिंदी का साहित्य है वो फारसी भाषा में पढ़ा जाए, जो फारसी भाषा का है वो हिंदी भाषा में पढ़ा जाए। तो इंटेलेक्चुअल लेवल दिखाता है ऐसा। अकबर के 3 रूप हैं। एक रूप ऐसा है इसका जो हम कहीं पढ़ते ही नहीं है, क्रूर, कठोर, क्योंकि जहां पढ़ते हैं वहां कहां पढ़ते हैं? अकबर महान, द ग्रेट अकबर। और जहां महान लग जा वहां क्रूरता तो हो ही नहीं सकती, लेकिन क्रूर भी है। क्रूर कैसे? जिसने भी इसका विद्रोह किया है उसे सातों सात मौत के घाट उतरवा दिया है, हाथी के नीचे कुचलवा दिया है अपने आंखों के सामने विद इन मिनट। हुमायूं तो ऐसा नहीं था। हुमायूं क्या कहलाया था? उदार। बाबर भी इतना नहीं था, उसे कहा गया था कलंदर। बाबर को क्या उपाधि मिली थी? कलंदर। कलंदर क्या होता? उपकार करने वाला, दान देने वाला, बख्शीश देने वाला। लेकिन ये अकबर है, तीसरी संतान मुगलों की भारत में। महान सिर्फ मुझे लगता है नाम का ही है, इसके बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जहाँ महान नहीं है। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो हरम तो समझाया मैंने भी आपको फिलहाल, ठीक। अभी कल के पीरियड में हम बात कर रहे थे पानीपत के दूसरे युद्ध की, जो होता है 5 नवंबर 1556 को। और हम बोलते हैं कि अकबर ने हेमू को हरा दिया, है ना। तो फिर वही बात, अकबर तो पीछे बैठा है, 14-15 साल की आयु का है, बच्चा है। हेमू उस समय मैं पढ़ाऊंगा हेमू क्या शख्सियत थी। एक हिंदू ऐसा राजा था जिससे पूरा मुगल एम्पायर खौफ खाता था। कोई चांस नहीं था कि हेमू हार जाए। वो तो कैसे हारा आपको ही पता होगा, एपिसोड वगैरह देख रखे होंगे आपने, नाटक भी बने हैं, मूवी वगैरह भी आई है, अगर आपने कहीं देखा होगा। हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था, जो सूर वंश है वो जो चला रहा है, उसमें एक राजा था कौन? आदिल शाह, उसका सेनापति था, उसका मंत्री था मेन, जिसे कहते हैं राइट हैंड। तो एक तरफ से आदिल शाह लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अफगान है। और एक तरफ से बैरम खान लड़ रहा है, क्यों? अकबर की तरफ से, क्योंकि वो मुगल है। और अफगान और मुगल में तो 36 का आंकड़ा पहले से ही है। कब से है? 1526 से, है ना, पानीपत की पहली लड़ाई से। वो बात मैं कई बार कर चुका हूँ। तो जब हेमू आता है, हेमू युद्ध होने से पहली बार बता रहा हूँ, तो इतिहासकारों ने लिखी है, मुगल एम्पायर ये सोचने पड़ गया था कि हम हेमू से भिड़ें या ना भिड़ें, क्योंकि जितनी भी रियासत थी, गुजरात, मालवा, बंगाल, रियासत तो सब अलग अलग थी, लेकिन सिर्फ एक का ही सिक्का चल रहा था उस समय, वो था हेमू। हेमू ने दिल्ली पे कब्जा किया था और उपाधि मिली इसे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बहुत सारे हैं, गुप्त एम्पायर में भी है। विक्रमादित्य के मायने ये होते हैं कि जो काम और ने नहीं किया, किसी एक ने कर दिया, झंडा फतह कर दिया दिल्ली पे, आगरा पे, उसे विक्रमादित्य कहा गया। ये 14वां विक्रमादित्य बना था, हेमू जो बना था 14वां विक्रमादित्य कहलाया भारतीय इतिहास में। तो एक समय ऐसा था कि मुगल ये सोच रहे थे कि मतलब हेमू से डायरेक्टली भिड़ा जाए या ना भिड़ा जाए। वो हुआ क्या, वो तो बदकिस्मती से तीर उसकी आंख में लग गया, जैसे हमने नाटक वाटक में देखा होगा, अगर देखा हो तो। हेमू मैदान में था, मुगल छोड़ छोड़ के भाग गए थे, अपने घोड़े भी छोड़ के भाग गए थे। तो ये चालाक तो थे ही, इन्होंने क्या काम करा कि उसकी आंख का निशाना लिया हेमू की, वो तीर उसकी आंख में को निकल कर खोपड़े में बाहर हो गया। वो हाथी से नीचे गिरता है और जैसे उसकी सेना को सुनने को मिलता है कि हमारा लीडर मारा गया, क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था, अगर राजा मारा जाए तो फिर सेना नहीं रुकती थी, इसलिए राजा को हाथी पे चढ़ा के रखते थे, स्पेशली घोड़े पे नहीं रखते थे।
कि घोड़े पे तो तलवार भाला इजीली लग जाएगा। ऊपर अकबर भी वहीं देता था, हाथी पे बैठा हुआ फिरता था। जब भी आप कहीं एपिसोड वगैरह में देखोगे घोड़े पे नहीं मिलेगा। घोड़े पे वो मिलते थे जिन्हें मरने मारने पे उतार, जिन्हें अपनी मौत का कोई फिक्र नहीं, जैसे महाराणा। हाथी पे मिले कभी? घोड़े पे आजा सामने सामने, कोई डर नहीं। महाराणा प्रताप एक निडर योद्धा था और ये थे डरने वाले, डरपोक। तो ये ऊपर बैठ जाते थे कहीं ना कहीं ताकि भाले वाले से पीछे रह जाए। अब इसमें क्या काम करा? बैराम खान चल रहा था। बैराम खान ने कहा हम तो लड़ाई में व्यस्त रखेंगे सबको, तो उसे हेमू को संभाल और एक तीरंदाज को पीछे बैठा गए, कहीं छिपा गए, उसकी आँख का निशान लगा, वो खोपड़ी का आर पार हो गया और हेमू जैसे नीचे गिरता है उसकी सेना भागती, जीता जिताया युद्ध उल्टा हो जाता है और अकबर की जीत हो जाती है। बाकी अकबर तो कहीं से कहीं तक नहीं था हेमू के सामने। हेमू तो बहुत बड़ी पावर थी उस समय। मालवा, बंगाल, उड़ीसा, सिंध, लाहौर, सारी रियासतें कांपती थी हेमू के नाम से, जबकि हेमू राजा नहीं था, क्या था? सेना। आदिल साहब पीछे बैठा रहता था, चल जा गया और जीत के था, ये इतना कॉन्फिडेंस था। और ये अगर ना मरता तो मुगल की क्या औकात थी कि आगे आगे भारतीय इतिहास में आ जाते। पर वही हुआ ना, मैंने कहा ना भाग्य का साथ मिलता रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, और प्लानिंग में तो माहिर थे ही। तो बच्चों ये है हर अंतर्गत यार, थोड़ा सा मैंने आपको हेमू के बारे में बता दिया, बाकी पीरियड भी लूंगा इसका मैं आगे। उसके बाद नंबर 3 आते हैं। अब जो क्या आएगा, तीर्थ यात्रा के कर समाप्त कर दिए थे इसने। तीर्थ यात्रा के कर समाप्त। एंड ऑफ टैक्सेस ऑफ पिलग्रिमेज, एंड ऑफ टैक्सेस ऑफ PILGRIMAGE, पिलग्रिमेज बोलते हैं तीर्थ यात्रा को। और ये बात है अगले सन की 1563। यहां से पता चलता है कि ये सेक्युलर था, धर्म में विश्वास नहीं करता था। यहाँ ये नहीं कहा कि जो मक्का मदीना में जाएगा उसका टैक्स माफ होंगे, क्या कहा गया? तीर्थ यात्रा। कोई किसी भी धर्म का हो, अगर वो तीर्थ यात्रा पे जाएगा तो उसे कोई कर नहीं दिया जाएगा। सेक्युलर एक अच्छी छवि भी सामने आती है इसकी। आगे चलते हैं। नंबर 4, अब जजिया समाप्त कर दिया है इसने, जजिया कर समाप्त कर दिया है। एंड ऑफ जजिया टैक्स अगले ही सन में 1564 में। जजिया आप जानते हैं जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, है ना, कि अगर आपको मुस्लिम एम्पायर में रहना है तो आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप किसी भी अन्य धर्म के क्यों ना हो, उसे जजिया टैक्स कहा जाता था। तो वो भी इसने ऐड कर दिया था। जजिया टैक्स भी कई बार शुरू हुआ है, कई बार समाप्त हुआ है, इसकी भी चर्चा करेंगे, बहुत आगे तक गया है। तो बच्चों ये 4 एंट्री आ गई 60s में, है ना, 1562, 1562, 1563, 1564। अब मुख्य जो एंट्री हैं 11 हैं, 4 और 4 8 और 3 11। अब 70s में आ जाएंगे। तो नंबर 5 फतेहपुर सीकरी आ जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की थी अकबर ने की थी, और जैसे मैं पहले पीरियड में बता रहा था कि इससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी आगरा हुआ करती थी, और अब ट्रांसफर हो जाती है फतेहपुर सीकरी। तो हेडिंग लिखेंगे फतेहपुर सीकरी की स्थापना तथा राजधानी का स्थानांतरण। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फतेहपुर सीकरी तथा राजधानी का स्थानांतरण एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। और ये बात है 1571 की, 1571, 1571। तो राजधानी आ गई है फतेहपुर सीकरी। नंबर 6, अब बनवाया जाएगा इबादत खाना, इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। सन याद है किसी को? बताओ। 1575। हाँ जी सही जवाब। इबादत खाने की स्थापना 1575। और इबादत खाना क्या आप जानते हैं, सभी धर्मों के लोगों को अनुमति थी कि इसमें आए ऊपर वाले का नाम ले, लेकिन जब इबादत खाना बना था तब अनुमति नहीं थी, तब तो ऐसे मुस्लिम धर्म के लिए बना था। अब 1575 में, अब जो अगला सन आएगा 1578, उसमें सभी धर्मों को अनुमति मिल गई थी। तो 7वां पॉइंट वही है, इस इबादत खाने में सभी धर्मों को अनुमति, परमिशन फॉर ऑल रिलीजियंस, सभी धर्मों को अनुमति मिल जाना। और ये बात है 1578 की, 1578। उसके बाद 8वां पॉइंट है मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ मजहर, जो अगला ही सन है 1579। मजहर क्या है मैं कल बता चुका हूं पहले पीरियड में। क्या था कि धार्मिक मामलों में अकबर को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वही सुप्रीम पावर है। जो मैंने बताया था कुछ और शब्दों में कि अगर धार्मिक मामलों में कोई वाद विवाद होता है तो निर्णय लेगा अकबर, और वही निर्णय अंतिम होगा। तो इस घोषणा को ही मजहर कहा गया था। ये हुआ था 1579 में। तो ये 4 एंट्री आ गई हैं 70s की, 4 एंट्री थी 60s की, अब 3 एंट्री बच गई हैं जो आएंगी 80s में, और 8 और 3 11 एंट्री हो जाएंगी। नंबर 9 एंट्री है दीन ए इलाही की स्थापना। दीन ए इलाही की स्थापना, जो कल ही पूछा गया था 1582। और दीन ए इलाही वही बात है, एक धर्म है, एक रिलीजन है जो सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल था। और अंतिम और पहला हिंदू कौन था? बीरबल। और बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। ठीक, 1582। अब यहाँ पे इलाही शब्द है, मैंने कल भी डिस्कस किया था। इलाही का मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ, दीनों का मुखिया, गरीबों का मुखिया। इलाही अल्लाह को भी कह देते हैं, मतलब ऊपर वाले को भी कह देते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो मैंने बोला। या कोई ऊपर वाले का नाम लेकर प्रजा के बीच में है, उनका परोपकार कर रहा है, दान दे रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, दीन दुखियों की मदद कर रहा है, तो वो भी क्या है? इलाही। अब यहाँ इलाही से आगे अगर मैं चलूं तो जब मैं आपको फरीद खान के बारे में बता रहा था, फरीद खान उर्फ शेर खान उर्फ शेर शाह सूरी के बारे में बता रहा था, तो वहां पे एक नाम आया था सिकंदरी गज। सिकंदरी गज। तो मैंने कहा था कि भाई भूमि को नापने के लिए शेर शाह सूरी ने सिकंदरी गज के नाम से एक गज चलाया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि इस गज की पैमाइश क्या थी? इस गज की पैमाइश क्या? पैमाइश का मतलब एक गज कितने मेजरमेंट का था? तो ये था 32 इंच 31 अंगुल। अंगुल समझते हो? ऐसे रख के करते हैं ना पहले कोई फीटे पैमाने तो हुआ नहीं करते थे। तो जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा या परदादा, या तक कि जो थोड़ी सी जनरेशन है 40-50 साल पहले वाली, तो वो सब चीज़ें आइडिया नहीं रखते थे। कैसे रखते थे आइडिया? जब घर बना करता था तो हम आज ही बोलते हैं कि भाई जो दीवार है वो 9 इंची की बनाओगे या 4 इंची की बनाओगे? आपने तो शायद ना बनाया हो घर पर, सुना तो होगा। 9 इंची की 4 इंची की, तो 9 इंची का मतलब क्या है? आप ईंट ऐसे बिछा लो। 4 इंची का मतलब आप, तो उन्हें इतना आइडिया होता था कि एक ईंट 9 इंच की है लंबाई में और चौड़ाई में। उन्हें कुछ फीटे पैमाने यूज नहीं करने पड़ते थे हर जगह, वो उंगलियों का हिसाब करते थे। कहीं उन्होंने नापना हो 6 इंच इतने उंगल। अब ये बिलांद है, इसे क्या बोलते हैं? बिलांद।
तो ये ऐसे रख दी तो कितने इंच बैठता था? ये भी 9 इंच बैठता था, ठीक है। तो ऐसे ये बोर्ड कितना है वहाँ पर, इतने इंच इतने अंगुल, सब चीज दिमाग में रहती थी। पीटे पैमाने तो बाद की बात, ठीक है। तो अंगुल का मतलब ये है। और अब इलाही का मतलब है, ये तो भैया नाम जो है किससे संबंधित है? सूर्यवंश से। तो जब मुगल एम्पायर चल रहा है तो सूर्यवंश के नाम को भी चलाएगा वो तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इन्होंने फिर अपना गज चलाया, इलाही गज। मुगल शासन में जो गज है वो क्या है? इलाही गज। जो मुझे इस नाम से याद आया कि मैं ये भी बता देता हूँ, इलाही गज चलाया इन्होंने। अभी जो इलाही गज है इसकी जो पैमाई से बच्चों वो है 33 इंच 41 अंगुल। 33 इंच 41 अंगुल। तो डेफिनेटली जो इलाही गज था वो बड़ा था। किससे? सिकंदरी गज से। तो ये भी 2 बार याद रखिएगा। 9 पॉइंट हो गए। और वापस आ जाओ नंबर 10 पे। तो दीन इलाही की स्थापना हो गई। उसके बाद अब क्या आएगा बताइए? नंबर 10 में क्या आना चाहिए? इलाही संवत। इलाही संवत की स्थापना। संवत का मतलब होता है कैलेंडर। तो जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, संवत चले हैं सब। गुप्त संवत है ना? और कौन सा है? विक्रम संवत है। संवत का मतलब कैलेंडर, तिथियों का निर्धारण करना अपने हिसाब से। और मुस्लिम धर्म में क्या होता है? हिजरी संवत, ठीक। और जो हम अब कैलेंडर देखते हैं क्या? ग्रीगोरियन कैलेंडर। और उसे कैलेंडर ना बोल के संवत बोलना चाहिए, बाकी यूरोपियन वर्ड है तो कैलेंडर बोल सकते हैं। इलाही संवत। तो ये इलाही संवत ये तो था 1582 में, ये है 1583 में। अगले ही साल 1583 में बना था इलाही संवत की शुरुआत हुई थी। और 11 पॉइंट है, राजधानी को लिया गया था लाहौर। अब राजधानी लाहौर शिफ्ट हो गई थी फतेहपुर सीकरी से। और ये बात है 1585 की। चेंज ऑफ कैपिटल टू लाहौर 1585। तो मेन 11 पॉइंट है बच्चों, इनका आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। ठीक है। अब ये आज पीरियड पूरा इसमें निकल जाएगा अकबर में है। तो और भी बहुत कुछ और भी तो पीरियड निकल सकते हैं, लेकिन काम की बात ज़्यादा है नहीं, तो फिर आगे चलेंगे। तो वैसे ही बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वही हो जाए वही काफ़ी है। अब इससे आगे थोड़ा सा अकबर में पढ़ाने को क्या है, तो मैं पहले पीरियड में आपसे कह रहा था और आपको पता भी है कि अकबर जब हरमदल से मुक्ति मिली इसे और होश में आया तो इसका सपना था अपने दादा के सपने को पूरा करा। बाबर जो नहीं कर पाया था, मृत्यु हो गई थी, उसे ज़्यादा फिर नहीं हो पाया बेचारा, लड़ने में रहा, सारे जीत लिए और फिर मर गया। हुमायूं भी ऐसे रहा, भागता भुगता रहा और फिर मर गया। लेकिन अकबर ने अपना जीवन काफ़ी अच्छे ढंग से जिया, जो चाह रहा था वो किया भी है। तो इसे बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि पहला मुगल तो ये है, जो मतलब एक असली मुगल है वो ये है। तो जब इसने जीतने शुरू करे तो मैं पहले पीरियड में इंडिकेट कर ही रहा था आपको कि लगभग उत्तर भारत के 18-19 रियासत जीती हैं इसने, और दक्षिण भारत की जीती हैं 4-5। मध्य भारत को मैंने उत्तर भारत में मिला के बोल दिया, कुछ मध्य भारत में 1904-23 लगभग 23-24-25 रियासत पूरे भारत में जीत ली थी इसने अकबर ने। तो ये समझ लो कि बचा ही क्या था, कुछ ही हिस्सा बचा था। और शायद उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये भी ज़्यादा नहीं जी पाया, 48-49 साल जी पाया सारे। 48-49 साल में आप 14-15 साल तो भी घटा दो, 14-15 का 18 घटा दो, तो उनसे जब 55 था इसका तो वे घटा दो तो है कितने गए? 28-29। समझे नहीं मेरी बात? इसकी लाइफ 48-49 साल है ना, ज़्यादा है। कैसे?
लाइफ में वो वाली लाइफ नहीं करा बेटा, अच्छा ये जो अटैकिंग लाइफ होती है ना, 56 से 1605 है ना, वही बैठेंगे ना 48 साल बैठेंगे। अब उसमें से जो प्राइमरी ईयर्स है वो हटा दो आप, तो वही बचने हैं 25, 26, 27 साल। उसमें जितने साल है उतनी रियासत जीती। तो मान लो कि एक साल में एक रियासत, ये आसान काम थोड़ी है। अभी सुनाता हूँ, 10 मिनट और बचेंगे इस पीरियड में, सुनो। तो भाई इसने जीतना शुरू करा, और कहाँ थे? आगरा में, है ना, आगरा, दिल्ली, मथुरा, यहाँ तक लिमिटेड था मामला। जो इन्हें बाप की विरासत मिली थी, पिताजी की विरासत मिली थी। अब इसने उत्तर भारत में चलना शुरू करा, ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर चला तो इसे कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। उसकी वजह भी है, ऊपर क्या क्या मिला इसे? ऊपर मिला लाहौर, और मिला जब पाकिस्तान में मुल्तान, और मिला सिंध का इलाका। यानी कि जो आज की तारीख में पंजाब है, कुछ पंजाब का हिस्सा तो पाकिस्तान में, कुछ हिंदुस्तान में। अगर मैं उस टोटल पंजाब को मिला दूं और जो आज का पाकिस्तान है उसे मिला दूं, तो जो क्षेत्र बना, इसका मूवमेंट यहाँ पे था सबसे पहले। जब जीतने के लिए चला आए हो तो सबसे पहले कहाँ आया? ऊपर की तरफ। क्यों आया ऊपर की तरफ? क्योंकि आए कहाँ से थे? ऊपर से आए थे। तो यहाँ इनका अधिकार ज्यादा था, इनका प्रभाव ज्यादा था। तो पहले जब इसने शुरुआत की तो यहाँ से शुरुआत करी इसने, और ये जीतता चला गया एक दो से। अब उत्तर भारत लगभग हो गया था। अब आता है मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, आज की बात कर रहा हूँ, गुजरात, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, आगे चलें तो पश्चिम बंगाल पूरब की तरफ, थोड़ा सा उड़ीसा, वहीं मालवा पड़ता था। तब तो रियासत हुआ करती थी, आज मैं तो आज के हिसाब से बता रहा हूँ। जब इसने यहाँ अटैक करना शुरू करा तो इसे मुश्किलें आने लगी। इतना इजी मामला नहीं लगा जितना इसे उत्तर की तरफ लगा। क्यों नहीं लगा उसकी बात सुनो। जब मैं बात करता हूँ गुजरात की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, तो ये जो 3 इलाके हैं, आज के राज्य हैं, उस समय ये राजपूताना थे। क्या थे? राजपूताना, जहाँ राजपूत रहते थे। मुख्य रूप से 1949 में इस राजपूताना को ही तो कहा गया है राजस्थान, जो नाम बदल के रखा गया है, क्योंकि मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान। जितने भी किले वगैरह हैं, जैसलमेर वगैरह, अजमेर वगैरह, लेकिन मध्य प्रदेश तक ये फैले हुए थे और गुजरात तक फैले हुए थे। गुजरात को जीतना अकबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों था? उसका कारण यह है कि आगरा में बैठा हुआ है थोड़ा सा ऊपर, जितना भी व्यापार होता था वो पश्चिम बंगाल से होता था या होता था गुजरात से, क्योंकि दोनों ही क्या है? समुद्री तट है। वो तो आज भी है, पहले भी ऐसे ही था। और ये भी हम पढ़ते हैं कि अकबर के समय में व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था, सबसे हाई पॉइंट पे। हिंदुस्तान मालामाल था, इतना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था अकबर के समय में, धातुओं का और तरह तरह की चीज़ों का। तो इसे गुजरात बहुत ज़रूरी था जी। लेकिन गुजरात इतना आसान नहीं था, क्योंकि सब में कोई मुस्लिम बैठा है, कोई अफगान बैठा है, कोई राजपूत बैठा है। और सबसे ज़्यादा जो संघर्ष हुआ है इसका 2 के साथ ही हुआ है। नंबर 1 तो कहूँगा मैं राजपूत, और नंबर 2 में कहूँगा अफगान। ये दोनों शुरू से ही लड़ाका प्रवृत्ति के हैं। आज भी देख लो आप, अफगानिस्तान क्या हाल मचा रखा है तालिबान ने। ये लड़ाका प्रवृत्ति के हैं। 18-20 साल अमेरिका ने भी जोर कर लिए, और वो भी कहने लगा मुझे भी अपना आप संभालो, मुझे तो नहीं बनवाने अपने सैनिक का बहू, ठीक। और अब तालिबान ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो अफगान ये पहले से ही थोड़ा अटैकिंग प्रवृत्ति कर रहे हैं। और हमारे कौन? राजपूत। जब राजपूत के किले में आपको पढ़ाऊंगा तो जैसलमेर का किला है, बाड़मेर का किला है, मेवाड़ का किला है, ठीक है, दुर्गावती एक नाम आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना जीत तो लिया इसने, सब कुछ जीत लिया, लेकिन इतना आसान जीत नहीं पाया। बहुत ही संघर्ष करने पड़े। धीरे धीरे फिर मालवा आता है, साउथ इंडिया में जाता है नीचे की तरफ, वहाँ भी 4-5 रियासत जीत लेता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितना एक्सपेनिस्ट ये है, जितना विस्तारवादी ये था,
जो इसने प्लानिंग की उसमें कामयाब होता चला गया और अपने आप को इसने हमेशा पीछे रखा। और एक इसकी एक खास खबर बताता हूँ, जो रियासत इसने जीत ली वहाँ इसने बहुत ही कम ऐसी रियासत थी जहाँ इसने मुगल बैठा दिए। इसने क्या काम करा, मान लिया कोई राजपूत का किला जीत लिया था, ठीक, उन्हें मारा नहीं, ये कह दिया कि अपने किले को तुम ही संभालो, बस ये है कि हर साल पैसे भेजते रहना। वहाँ आगरा में बैठा हूँ, पैसा ना आए तो कोई दिक्कत है, चलाओ तुम ही। अब देखो कितना शार्प माइंड है, अपने आप चलाएगा, विद्रोह होगा, आज नहीं होगा 2 साल पीछे होगा, गुट बनेंगे क्योंकि उन्हें चोट पहुंची है। अब हम वाले हम ही हैं, हम उत्तर भारत के, हम दक्षिण भारत में जाके जी हमें तो यहाँ अपना एम्पायर खड़ा करना, क्या इतना आसान है? आप पैसे के बलबूते पे, आप ताकत के बलबूते पे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, उखाड़ दिए जाओगे। और इसने उन्हें हटाया ही नहीं, तुम ही बैठे रहो, मुझे नहीं बैठना, ना मुझे किसी को बैठाना, बस हर साल पैसे पहुँचाते। तो ये इसकी बहुत ही चालाकी वाली प्रवृत्ति है, इसलिए तो आगे बढ़ गया ना, वरना साउथ इंडिया गुट इतने बन जाते ये अकेला पड़ जाता। लेकिन जब मुझे तसल्ली है, मेरा राज छिन गया, गद्दी पे तो मैं ही बैठा हूँ, पैसे तो देने और मुझे बस अपनी जेब से देने, दूसरों से लूटने, उसे पहुँचाने, लेकिन बना हुआ तो मैं ही हूँ। तो जो विद्रोह है वो बहुत छोटा रह गया, वो कहीं एक ही खाने में रह गया, अलग पड़ गया। इतनी ताकत मेरे में है नहीं कि मैं अकबर का विरोध कर सकूं, खुले मैदान में उसे चैलेंज कर सकूं। तो जो मिल रहा है सही मिल रहा है, गद्दी पे बैठा हूँ, प्रजा मेरी है, वाहवाही हो रही है मेरी, और मुझे क्या चाहिए? तो विद्रोह साहब दबाया। ये इसकी बहुत अच्छी नीति मानी गई, जिसकी वजह से आगे बढ़ पाया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 2-4 नाम लिख लो आप, क्योंकि सारी रियासतों के नाम लिखवाने तो एक अजीब सी बात है। जो इम्पोर्टेंट है मुझे वहाँ लिखवाना है कि इस मालवा पे उस समय किसका शासन था, भाई यही काफी, सन वगैरह तो रहने दो, 2-4 पॉइंट लिख लो, और उसके बाद अकबर का समाज है। तो ये 29 रियासत है या 28 या 25, पहले मालवा लिखो, नंबर ही लिख लो मालवा, 4-5 लाइन लिखवानी है। इसका आगे लिख लो एरो बना के, बाज बहादुर, और इसी का आगे लिख दो 1561। मतलब ये हुआ कि मालवा रियासत की जो क्षेत्र था, इस पे जो शासन था बाज बहादुर का था। फिर बाज बहादुर को 1561 में हरा दिया गया और सत्ता अपनी हो गई, किसकी? मुगलों की। बाकी तो दिखाने को ये भी है कि भाई इस युद्ध में मुगलों की तरफ से कौन लड़ा? बाज बहादुर से। बाकी वो रहने तो इतना ही काफी। फिर एक लिखिए आमेर का किला, राजपुतानागढ़, आमेर। इसका आगे लिखिएगा भारमल, आगे लिख दो 1562। देख लिया? यहां से कुछ याद आया मुझे, उसे भी सुनो। जब इसका सिक्का पूरा चल रहा था हिंदुस्तान में, जो भी इसका विरोधी हुआ करता था वे खत्म हो गए थे। जैसे मैंने बताया, एक था कौन? हेमू, जो इसे टक्कर दे सकता था, उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, युद्ध में मारा गया हो। अब उसके बाद राजपूत में गए तो पहले लड़ना नहीं चाहता था, पहले सीधा ये कहता था कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो बहुत से राजपूत ऐसे थे, कर ली, लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि पता है लड़ने के बाद हासिल क्या होने वाला, अब नहीं होगा 2 महीने बाद हो, और सैनिक मरेंगे और क्या पता उसका खुद का भी नंबर आ जाए। तो बढ़िया ये है कि अधीनता स्वीकार कर लो, जो पैसा पहुँचाना है वो पैसा पहुँचाता रहूँगा, और बैठना तो मुझे जिसने ने बताया। लेकिन कुछ राजपूत ऐसे थे, मरते मर जाएंगे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उनमें एक नाम आता है उदय सिंह का। उदय सिंह किसके पिता थे? महाराणा प्रताप। हम महाराणा प्रताप को जानते हैं, लेकिन वो जो महाराणा प्रताप बना वो उदय सिंह की शिक्षा से बना। उदय सिंह ने कभी हार नहीं मानी, कल मारते हो आज मारते, पर अधीनता स्वीकार
नहीं करूँगा। हालांकि जीत तो लिया, महाराणा प्रताप युद्ध में हार गए। अब हल्दी घाटी का युद्ध ऐसा युद्ध है कि धरती भी लाल हो गई, इतने उसमें मारकाट मची थी। अब फिर वही मैं कहूँगा, मुगलों को फिर यहाँ भाग्य का साथ मिला, क्योंकि ये पहले से प्रॉब्लम है भारत में और आज तक है, कभी भी यूनिटी देखने को नहीं मिली। अटैक किस पे होता है? उदय सिंह पे या एक किले पर, और सारे राजपूत हम पे थोड़ी हो रहा है, तो हम क्यों जाए? लेकिन नंबर तो सबका यहाँ आना है, क्या करके वो यूनिटी देखने को नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली, तो आज क्या मिलेगी? इसी वजह से सारे किले जीतता चला गया एक दूसरे से, और सब पे अपना झंडा ले रहा है। तो उदय सिंह याद रखना। और एक ये जो मैंने लिखवाया, इसे याद आया मुझे, क्या नाम है? इसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। हालांकि किताबों में लिखा जाता है कि पहले ही इसने हथियार डाल दिए थे, स्वीकार कर ली थी, लेकिन वो बाद की बात है, पहले इसने चैलेंज दिया था। फिर जब इसे ऐसा लगा कि मैं विद्रोह नहीं कर पाऊंगा, जब इसने फिर अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, एक लाइन और याद आई, अकबर की शादी किससे हुई थी? तो पर हाँ भाई, उसका नाम है ये रुकैया। शादी तो एक से तो होती नहीं, वो तो पहली बात है। रुकैया जो पहली हुई थी उसका नाम है रुकैया सुल्तान बेगम। रुकैया सुल्तान बेगम, जिसका बेटा है सलीम। सलीम इसी का बेटा है जो गाएगा जहांगीर। ठीक है, क्या नाम बताया? रुकैया सुल्तान बेगम। ठीक, अब ये रुकैया सुल्तान बेगम कौन थी? ये फिर वही नाम आता है हिंदाल। हिंदाल कौन था अकबर का? चाचा। तो चाचा की बेटी, तो इनके धर्म में तो होता है। तो रुकैया सुल्तान बेगम चचेरी मतलब थी, और उससे इसकी शादी हुई अकबर की 14 साल की आयु में, जिसका बेटा हुआ कौन? सही जहांगीर। बाकी शादी तो जोधा वगैरह और भी है। तो आमेर हो गया भारमल 1562। तीसरा पॉइंट लिखो, मेवाड़, जो मेन है 4-5 पॉइंट वो लिखने हैं बस। मेवाड़ का भी लिखो, उदय सिंह। पंद्रह सौ 1568। 1568। फिर चौथा पॉइंट लिखो दोबारा से यही, मेवाड़। और इसका भी लिखो महाराणा प्रताप 1576, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये मेवाड़ का जो किला है 2 बार जीता गया, पहले पिताजी के खिलाफ और फिर महाराणा प्रताप यानी कि पुत्र के खिलाफ। तो जो उदय सिंह से लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1568 में। उसके बाद अगला हेडिंग लिखिए, रणथंबोर। ये सब किले हैं राजपूताना। रणथंबोर, रणथंबोर। इस पर रियासत थी, उसका नाम था सुरजनहाड़ा। सुरजन है हाड़ा, सुरजनहाड़ा। बाकी सुरजन ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये बात है 1569। उसके बाद किले तो और भी हैं, जैसलमेर है, बीकानेर, उन्हें छोड़ दो सबको। एक लिखो जो इम्पोर्टेंट है, गुजरात। इम्पोर्टेंट क्यों, मैंने भी बताया, वहाँ से व्यापार करना था, तो वहाँ तो नजर गड़ाया बैठा था। यहाँ पे मुस्लिम शासक ही था, उसका नाम था मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान, वही है कौन? अफगान। मुजफ्फर खान 1571, 1571। कितने हो गए? बस काफी है। बाकी तो पूछा तो कुछ भी जा सकता है। काबुल है, कंधार है, कश्मीर है, उड़ीसा है, बंगाल है, सिंध है, लाहौर है, मुल्तान है, पता नहीं कितना, बीकानेर है। लेकिन यह है कि 6 तो याद हो ही जाएंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए जी, इस पीरियड में इतना ही।